अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा चैनल लर्निंग फोर्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का टॉपिक इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन और इसके साथ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले हम इन दो टर्म्स का डिफरेंस देखेंगे, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन हमारे पास एक ऐसी कोलिजन है कि जिसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहे। वैसे तो हमारे पास ओवरऑल जो एनर्जी है बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास कंजर्व ही रहती है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन के अंदर हम इस चीज़ को नॉमिनेट करते हैं कि टोटल एनर्जी हमारे पास कंजर्व रहेगी। इसको हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, अ कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। इसकी एक एग्जांपल है हमारे पास, अगर हम बॉल को एक सर्टन हाइट से ड्रॉप करें और वो ज़मीन के साथ कोलाइड करने के बाद दोबारा अपनी सेम इनिशियल हाइट को गेन कर ले, तो दिस टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। इसके बाद हमारे पास दूसरी टर्म है इन इलास्टिक कोलिजन। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कंजर्व ना रहे तो ऐसी कोलिजन को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉल को मैं सर्टन हाइट से ड्रॉप करूं तो आफ्टर कोलाइडिंग विद द फ्लोर वो अपनी इनिशियल हाइट को गेन ना करे, तो इस टाइप की कोलिजन को हम नाम देंगे इन इलास्टिक कोलिजन का। जिस तरह ये दो एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे दो बॉल्स की पिक्चर ड्रॉ की हुई हैं। बाकी इसके अलावा जो हमारे पास जो इन इलास्टिक कोलिजन है, इसमें ये जो हमारे पास इनिशियल हाइट बॉल ने गेन नहीं की, इसका मतलब ये है कि इसकी एनर्जी कुछ ना कुछ लॉस हुई है। वो हमारे पास किसी इम्पैक्ट की फॉर्म में भी हो सकती है, साउंड एनर्जी भी हो सकती है, हीट एनर्जी भी हो सकती है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो गई है। इसके अंदर हमारे पास अगर हम वैसे कोलिजन की बात करें, मोमेंटम एंड टोटल एनर्जी आर कंजर्व इन ऑल टाइप ऑफ कोलिजन। हमारे पास मोमेंटम और टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, लेकिन इलास्टिक कोलिजन के अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो इस चीज़ को आप माइंड में रखिएगा, द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व ओनली इन इलास्टिक कोलिजन। नेक्स्ट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सबसे पहले अजम्पशन हमारे पास वही है जो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अंदर देखी थी कि हमारे पास दो स्मूथ नॉन रोटेटिंग बॉल्स हैं, दो हमारे पास स्मूथ एंड नॉन रोटेटिंग बॉल, एक का मैस m1 जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v1, दूसरे बॉल का मैस m2 जिसकी इनिशियल वेलोसिटी v2। दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और v1 की वेलोसिटी जो है वो ग्रेटर देन v2 है। आफ्टर सम टाइम जो मेरे पास मैस m1 है या बॉल 1 है, ये बॉल 2 के साथ कोलाइड करेगा। जब ये कोलाइड करेगा तो फिर इनका क्या इफेक्ट होगा ये हमने देखना है, किस तरह ये एक दूसरे की वेलोसिटी को अफेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर एक चीज़ हमने ये भी ज़हन में रखनी है कि जो इनका सेंटर है, एक तो ये स्ट्रेट लाइन के अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और दूसरा जो इनका सेंटर है वो एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर होना चाहिए और इनकी हेड ऑन कोलिजन हो, यानी कि दोनों एक दूसरे के सामने आके टकराएंगे, दोनों का सेंटर जो है वो एक सेम स्ट्रेट लाइन के ऊपर होगा। अब जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अगर हम उसकी इक्वेशन यूज़ करें, ये हमारे पास m1 v1 इनिशियल मोमेंटम ऑफ द बॉल, m2 v2 इनिशियल मोमेंटम ऑफ बॉल 2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। m1 की वेलोसिटी v1 बार, हम इसको v1 बार से रिप्रेजेंट कर देंगे और m2 की वेलोसिटी को v2 बार के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। आफ्टर कोलिजन इनकी वेलोसिटी हमारे पास v1 बार एंड v2 बार होगी और इनका जो हमारे पास फाइनल मोमेंटम होगा वो हम लिख सकते हैं m1 इंटू v1 बार प्लस m2 इंटू v2 बार। तो इस इक्वेशन के साथ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस इक्वेशन से हम इनके मोमेंटम को, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को शो कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है। मैं m1 वाली टर्म्स को एक साथ लिख लेता हूँ। ये जो मेरे पास v1 बार वाली टर्म है ये मेरे पास इधर आके माइनस हो जाएगी और ये जो v2 वाली टर्म है ये दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस m2 v2। अब इस इक्वेशन से अगर मैं m1 को कॉमन निकालूँ
तो मेरे पास वैल्यू ब्रैकेट में आ जाएगी v1 माइनस v1 बार, और अगर इन दो टर्म से मैं m2 को कॉमन निकाल लूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है v2 बार माइनस v2। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। अब ये इक्वेशन की नंबरिंग भी आपने याद रखनी है, आगे नेक्स्ट हम इसको यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास इलास्टिक कोलिजन है, ये हमने मेंशन किया है, और ये बात भी कंफर्म है कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहेगी। अगर मैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इन दो बॉल्स की मेंशन करूं, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 mv², तो इसकी काइनेटिक एनर्जी मेरे पास आ जाएगी 1/2 m1v1², बॉल 2 की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी m2v2²। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एज कोलिजन इज परफेक्टली इलास्टिक सो काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कंजर्व्ड। ये मेरे पास m1 की काइनेटिक एनर्जी आ गई, और ये मेरे पास m2 की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ गई, विच इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम यहाँ से मेजर कर लेंगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 m1v1 बार का स्क्वायर एंड प्लस 1/2 m2v2 बार स्क्वायर। तो इसको मैंने इस तरीके से यहाँ पे लिख लिया। अगर मैं यहाँ से 1/2 को कॉमन निकालूँ तो 1/2 मेरे पास दोनों साइड के ऊपर कैंसिल आउट हो जाएगा। हम यहाँ से कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करेंगे तो मेरे पास ये इक्वेशन आ जाएगी m1v1² माइनस m1v1 बार स्क्वायर। ये जो मेरे पास v1 बार स्क्वायर की वैल्यू थी, इसको मैं यहाँ पे ले आया। हम इस इक्वेशन को भी विद रिस्पेक्ट टू काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ से जो मेरे पास m2v2 बार स्क्वायर की वैल्यू थी, ये मेरे पास दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगी। तो इस टर्म में से अगर मैं m1 कॉमन निकालूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी m1 इंटू v1² माइनस v1 बार स्क्वायर इज इक्वल टू m2 v2 बार स्क्वायर माइनस v2²। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। एक मेरे पास इक्वेशन आई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, और दूसरी इक्वेशन मैंने ड्राइव की काइनेटिक एनर्जी से। दोनों की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब इन्हीं दो इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करूं, डिवाइड इक्वेशन 2/1, ये मेरे पास इक्वेशन 2 की लेफ्ट साइड, और ये मेरे पास इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड। इसको हमने डिवाइड किया इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड से, और राइट साइड को डिवाइड किया राइट हैंड साइड के साथ। m2 के साथ कैंसिल आउट हो गया, m1 के साथ कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास ये वैल्यू बकाया रह गई। अब इधर मेरे पास v1² माइनस v1 बार स्क्वायर है। यहाँ पे हम मैथ की अलजबरा की आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। हम इस तरह से इसके ऊपर अलजबरा का फार्मूला अप्लाई करके इन दोनों टर्म्स को ओपन कर लेंगे। इसी तरह v2 बार स्क्वायर माइनस v2² के ऊपर भी अप्लाई करेंगे, a प्लस बी a माइनस बी। माइनस वाली टर्म डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगी, ये दोनों टर्म्स मेरे पास कैंसिल आउट हो गई। मेरे पास रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई v1 प्लस v1 बार इज इक्वल टू v2 बार प्लस v2। अब इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करके लिखूंगा। जो मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी है उसको मैं एक साथ लिख देता हूँ, v1 माइनस v2, और जो मेरे पास बार वाली टर्म्स हैं उनको मैं एक साथ लिख देता हूँ, v2 बार माइनस v1 बार। अगर मैं इसको देखूँ, दिस इज रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच, ये मेरे पास बिफोर कोलिजन की रिलेटिव वेलोसिटी है। अगर दोनों ऑब्जेक्ट एक डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं तो हम इन दोनों की वेलोसिटी को माइनस करके रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह जो मेरे पास आफ्टर कोलिजन रिलेटिव वेलोसिटी थी उसको भी मैंने माइनस करके कैलकुलेट किया। अगर मैं इसको थोड़ा सा अरेंज करूं, v1 माइनस v2 दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी बिफोर कोलिजन, एंड v1 बार माइनस v2 बार दिस इज रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। लेकिन नेगेटिव साइन इस चीज़ को शो कर रहा है कि हमारे पास इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जो है वो एज विद रिस्पेक्ट टू इनिशियल वो ऑपोजिट होगी। तो हम ये कह सकते हैं रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच
v1 माइनस v2, दिस इज रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच। जिस स्पीड के साथ ये दोनों बॉल एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। तो ये एक प्रूफ जो है वो पेपर में इस तरह से भी पूछा जाता है, प्रूव दैट रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो हमने कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले वेलोसिटी ऑफ m1 आफ्टर कोलिजन v1। अब इसके लिए हम देख सकते हैं जो हमने इक्वेशन नंबर 3 ड्राइव की थी, रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन, वही इक्वेशन मैं यूज़ करूँगा v1 माइनस v2 इज इक्वल टू v2 बार माइनस v1 बार। यहाँ से अगर मैं v2 बार की वैल्यू को कैलकुलेट करूँ, v1 माइनस v2, v1 बार दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। इसको मैं नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 5 का। अब यही वैल्यू मैंने पुट करनी है इक्वेशन नंबर 1 में, जो मेरे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इस इक्वेशन में v2 बार की वैल्यू पुट करूं, अब यहाँ पे ये इक्वेशन को मैंने एज इट इज़ लिखा और v2 बार की वैल्यू को मैंने हाईलाइट कर दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ v2 बार। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, m1 इंटू v1 माइनस v1 बार, ये तो टर्म एज इट इज़ आ जाएगी, इज इक्वल टू m2, यहाँ पे माइनस v2 एंड माइनस v2, ये मेरे पास टर्म 2 दफ़ा आ रही है तो इसको मैं 2v2 लिख देता हूँ। अब मैं अगर m1 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ, m1 v1 माइनस m1 v1 बार इज इक्वल टू m2 को इस सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, m2 v1 माइनस m2 v2 प्लस m2 v1 बार। अब इसको थोड़ा सा हमने अरेंज करके लिखना है। यहाँ से मैंने v1 बार की वैल्यू क्योंकि फाइंड आउट करनी है, मैं यहाँ से v1 बार की वैल्यू को सेपरेट कर लेता हूँ। यहाँ पे v1 बार की वैल्यू जो है वो इस साइड के ऊपर माइनस हो रही है, दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। मैं इस वैल्यू को इधर जाके प्लस कर देता हूँ, तो ये मेरे पास इधर वैल्यू ये प्लस आ गई। और ये जो बाकी जो दो टर्म्स हैं m2 v1 एंड माइनस 2m2 v2, ये वैल्यू उधर चली जाएंगी और इनके साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये मेरे पास एक इनकी सिंप्लीफाई करके मेरे पास इक्वेशन आ गई। अब फर्दर यहाँ से अगर मैं वैल्यूज़ को कॉमन निकालूँ, यहाँ पे मेरे पास v1 इन दोनों टर्म्स में कॉमन है, यहाँ से मैं v1 कॉमन निकाल लेता हूँ। और यहाँ पे इस टर्म में मेरे पास v1 बार की वैल्यू कॉमन है, यहाँ से मैं v1 बार की वैल्यू को कॉमन निकाल लेता हूँ। तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई m1 माइनस m2 इंटू v1, इन दो टर्म्स में से मैंने v1 कॉमन निकाला, प्लस m2 v2 एज इट इज इक्वल टू, यहाँ से v1 बार की वैल्यू कॉमन निकाली, m1 प्लस m2 इंटू v1 बार। अब इसको मैंने थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है, ये वैल्यू को दूसरी साइड पे लिख लिया, इस वैल्यू को दूसरी साइड पे लिख लिया, थोड़ा सा मैंने इक्वेशन को जो है वो इंटरचेंज किया, वैल्यू टर्म तो मेरे पास वो ही रहेंगी। m1 प्लस m2 यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वैल्यू इन दोनों वैल्यूज़ के साथ इधर जाके डिवाइड हो जाएगी। तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा m1 माइनस m2 इंटू v1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 2m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये मेरे पास एक्सप्रेशन होगा अगर मेरे पास दोनों बॉल्स का मास गिवन है और उनकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो मैं फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन या वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन को कैलकुलेट कर सकता हूँ v1 बार, और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6 का। नेक्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी ऑफ m2 आफ्टर कोलिजन v2 बार। अब ये जो हमने प्रीवियस वैल्यू ड्राइव की थी, इन्हीं इक्वेशंस को हमने यूज़ करना है। सबसे पहले जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 5 थी, यहाँ पे जो हमने इक्वेशन नंबर 5 जो हमने बनाई थी इक्वेशन नंबर 3 से, अब इसके अंदर मैंने v1 बार की वैल्यू पुट करनी है जो अभी हमने ड्राइव की है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 6। अब इसकी वैल्यू मैं v1 बार की जगह पे अगर मैं पुट करूँ, पुट द वैल्यू ऑफ v1 बार इन इक्वेशन नंबर 5, तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई v1 माइनस v2
और V1 बार की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी। अब इसको हम अरेंज करके लिखेंगे। V1 वाली टर्म्स को मैंने इकट्ठा लिख लिया, V1 प्लस V1 की वैल्यू, ये जो मेरे पास इक्वेशन नंबर 6 की टर्म थी, और इसके साथ ये जो मेरे पास V2 की वैल्यू को मैंने सेपरेट कर लिया, 2m2 V2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये माइनस V2 था, इसको मैंने इस वैल्यू के साथ लिख दिया। अब इन दोनों टर्म्स में मेरे पास V1 की वैल्यू कॉमन आ रही है, मैं यहाँ से V1 सेपरेट कर लूँगा। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में मेरे पास V2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से मैं V2 को सेपरेट कर लूँगा। तो इस V1 की जगह पे मेरे पास आ गया 1, ये टर्म एज इट इज़ इंटू V1। इसी तरह 2m2 बाई m1 प्लस m2, और इस V2 की जगह पे -1 इंटू V2। अगर मैं यहाँ पे इसका एलसीएम लूँ, m1 प्लस m2 ये दोनों के साथ डिवीजन में आ जाएगा, इधर क्योंकि 1 है तो इधर मेरे पास m1 प्लस m2 प्लस m1 माइनस m2, और दूसरी साइड पे 2m2 एज इट इज़, यहाँ पे क्योंकि माइनस का साइन है तो डिनोमिनेटर के साइन चेंज हो जाएंगे जब मैं इस वैल्यू को -1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो इस टर्म के अंदर m2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो मेरे पास वैल्यू है m2 क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये 2m2 से माइनस हो जाएगी। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट इक्वेशन आएगी वो मेरे पास आ जाएगी 2m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू V1 प्लस m2 माइनस m1 बाई m1 प्लस m2 इंटू V2। तो ये मेरे पास कहलाएगी इक्वेशन नंबर 7। तो इस इक्वेशन से मैं V2 बार की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन के केसेस डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 7 की ज़रूरत पड़ेगी। इस इक्वेशंस को हम एज इट इज़ यूज़ करेंगे। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।